हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का हम प्रीवियस वीडियो से फाइल लिख रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में प्रैक्टिकल नंबर 1 फुल कंप्लीट कर चुका है और सेकेंड प्रैक्टिकल आज हम लिखने वाले हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है? तो प्रदत्त संकलन डाटा कलेक्शन के उपकरणों का अध्ययन करना, ये हमारा उद्देश्य है प्रयोग संख्या 2 का। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम अपना उद्देश्य लिखते हैं प्रयोग संख्या 2 का। क्या है? प्रदत्त संकलन डाटा कलेक्शन के उपकरणों का अध्ययन करना। फिर हम पहले समझेंगे कि प्रदत्त संकलन के उपकरण क्या हैं और कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, और इनके उपकरण कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, रिसर्च करने के लिए हमें विविध प्रकार के डाटा की आवश्यकता होती है और उनका कलेक्शन किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इनके 2 स्रोत भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे हम आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से आपको ये डाटा मिलते हैं। ठीक है, तथ्य संकलन डाटा कलेक्शन अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। कोई भी अनुसंधान कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि तथ्यों को संकलित न किया जाए। अनुसंधान समस्या से संबंधित परिकल्पना की रचना के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। व्यवहारपरक विज्ञान के क्षेत्रों में एक समस्या के अध्ययन में आंकड़ों का स्वरूप प्रायः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, डाटा कलेक्शन का एक तो होता है आपका प्राथमिक डाटा, मतलब प्राथमिक आंकड़ों का स्वरूप एवं स्रोत। प्राथमिक आंकड़ों का स्वरूप एवं स्रोत, पहले आप समझ लीजिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। जिसे आप स्वयं इकट्ठा करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे या प्राइमरी डाटा कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने स्वयं खोज किया और आपने स्वयं डाटा कलेक्शन किया, आपने आंकड़ों को एकत्रित किया, इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। दूसरा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वितीयक या गौड़ आंकड़ों का स्वरूप। द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है? किसी और ने अध्ययन किया है और उसके अध्ययन को आप लेकर के उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप किसी मैगजीन से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी संस्था से, है ना, आपने कुछ डाटा को कलेक्ट कर लिया, तो आपने डायरेक्ट नहीं लिया, आपने उस संस्था से लिया है ना, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। देख लीजिए, लिख लीजिए इस तरह से, प्राथमिक आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे आंकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है। सामान्यतः वैज्ञानिक अध्ययन का आधार प्राथमिक आंकड़े ही होते हैं। इनका संकलन एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तथा वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से किया जाता है। ये उपकरण सर्वेक्षण, प्रेक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अभिवृत्ति मापनी आदि कुछ भी हो सकते हैं। इनका सही उपयोग अध्ययनकर्ता स्वयं अथवा अन्य क्षेत्र कार्यकर्ताओं की सहायता से अधिकांशतः प्रत्यक्ष रूप से अपनी परिकल्पना के परीक्षण के लिए करता है। ठीक है, अब क्या होता है सेकेंडरी डाटा, इसके विषय में आप लिख लीजिए। अध्ययनकर्ता ऐसे आंकड़ों को स्वयं एकत्रित नहीं करता है। प्राथमिक में स्वयं एकत्रित करता है ना, लेकिन इसमें स्वयं एकत्रित नहीं करता, बल्कि उनका उपयोग अपनी अनुसंधान समस्या के विश्लेषण तथा विवेचन में करता है। वास्तव में ऐसे आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी व संस्था द्वारा प्रायः अपने निजी उपयोग के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित व्यक्ति, एजेंसी व संस्था का स्वरूप सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के आंकड़े विद्वानों व वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्मरण
तथा उपप्रकाशित प्रतिवेदनों, प्रकाशित पत्रिकाओं व पुस्तकों में उपलब्ध रहते हैं। कभी कभी ऐसे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनेस्को द्वारा भी समय समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट, प्रदत्तों के संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण कौन कौन से हैं। प्रदत्तों के संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ लिखिए, भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के आंकड़ों के संकलन में अधिकांशतः प्रायोगिक पद्धति के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके अध्ययन में प्रायोगिक विधि का उपयोग सर्वथा साध्य नहीं रहता। इस कारण विभिन्न मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री व शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए आंकड़ों के संकलन में प्रायोगिक पद्धति के अतिरिक्त अन्य उपकरणों का व्यापक उपयोग करना पड़ता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जो होते हैं इस प्रकार लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। प्रेक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, समाजमिति। समाजमिति में 2 पॉइंट है, समाजमिति पसंद, समाज आरेख। अंतर्वस्तु विश्लेषण, विकासात्मक विधियाँ, इसमें वैयक्तिक अध्ययन, व्यक्तिवृत्त विधि है। वस्तुपरक परीक्षण, निर्धारण मापनी, पदांकन मापनी, चिन्हांकन सूची, प्राप्तांक पत्र विधि, प्राप्तांक पत्र विधि। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण सूची और व्यक्तित्व परीक्षण है। अभिवृत्ति मापनिया में क्या क्या आता है, तो थर्स्टन तथा चेव की सम अंतराल स्केल विधि, लिंकर्ट योग निर्धारण विधि, गट मैन का स्केलोग्राम, ये सभी आते हैं इसमें। इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट, अध्ययन समस्या तथा अध्ययन विधि में पारस्परिक संबंध। अध्ययन समस्या तथा अध्ययन विधि में पारस्परिक संबंध आप लिखेंगे। अध्ययन समस्या तथा उसके अध्ययन की विधि में पारस्परिक रूप से प्रायः घनिष्ठ संबंध रहता है। समस्या के स्वरूप के संदर्भ में ही प्रायः उसके अध्ययन की उपयुक्त विधि का चुनाव करना पड़ता है, किंतु साथ ही साथ यह भी एक वास्तविकता है कि उपलब्ध अध्ययन पत्र विधियों के आधार पर भी कभी कभी एक अध्ययन समस्या का स्वरूप निश्चित करना पड़ता है, और यदि कभी एक समस्या के अध्ययन की अनुकूल अध्ययन विधि उपलब्ध नहीं हो पाती तब ऐसी समस्या के अध्ययन का विचार भी छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ अध्ययन समस्या तथा उससे संबंधित अध्ययन विधि में पारस्परिक रूप से तर्कसंगत समन्वय रहता है, किंतु व्यवहारपूर्ण अनुसंधानों में यह स्वीकार करना पड़ता है कि अध्ययन समस्या अपेक्षाकृत अध्ययन विधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः इनमें प्रायः समस्या के स्वरूप को देखते हुए उनके अध्ययन के विधि यंत्र को विशेष रूप से रचित व विकसित करना पड़ता है। इस संबंध में कुछ तत्वों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद यहाँ देखिए, उपयुक्त उपकरण के चयन के कुछ महत्वपूर्ण आधार, मतलब जो उपकरण आप चयन कर रहे हैं उनके चुनाव के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण आधार है, यहाँ देख लीजिए। जिस प्रकार एक मैकेनिक को एक इंजन या मशीन को ठीक करने के लिए अपने यंत्र बॉक्स में से एक उपयुक्त यंत्र की खोज करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत एक समस्या के अध्ययन के लिए अनुसंधानकर्ता को एक ऐसे वैज्ञानिक उपकरण या वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनाव करना पड़ता है जिसके आधार पर निम्नलिखित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कौन कौन सी आवश्यकता, तो यहाँ देखिए, इससे अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध होना चाहिए। जो अध्ययन समस्या है जिसका आपको समाधान करना है, जिस पे आपको रिसर्च करना है, उसका क्या होना चाहिए, उसके समुचित उत्तर उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ देखिए, अध्ययन समस्या से संबंधित उपकरण ऐसा होना चाहिए जिसके प्रयोग किए जाने से उठाई गई समस्या का समुचित उत्तर प्राप्त हो सके। यदि उपकरण दी गई समस्या का उत्तर ज्ञात करने में असफल रहता है तब उसका चुनाव एक प्रकार से व्यर्थ ही रहता है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल है, आप कॉलेज तो आइए लेकिन प्रैक्टिकल न दीजिए, तो क्या उचित रहेगा? नहीं रहेगा। सेम यही बात है। अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध हो सके ऐसा हमको उपकरण चयन करना है। ऐसा उपकरण लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा जो कि आपकी समस्या का समाधान न कर सके। आपको भूख बहुत तेज लगी है, आपके यहाँ बहुत सारा सामान है लेकिन उसमें से तत्काल में खाने योग्य कुछ नहीं है, तो सारा सामान तो व्यर्थ है ना। ठीक है, समझ में आया? मतलब तत्कालिक जो आपकी समस्या है उसका समाधान करने वाला उपकरण होना चाहिए। दूसरा देखिए, इससे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होने चाहिए। परिणाम कैसे हो? विश्वसनीय हो, जिनका विश्वास किया जा सके। अध्ययन उपकरण ऐसा होना चाहिए जिससे दी गई समस्या के प्रति विभिन्न अवसरों पर दी गई मानकीकृत स्थितियों के अंतर्गत एक समान परिणाम प्राप्त हो सके। अध्ययन की ऐसी स्थिति से ही परिणामों की विश्वसनीयता स्थापित होती है। वास्तव में प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता वैज्ञानिक अनुसंधान की एक प्रमुख कसौटी है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके द्वारा प्राप्त परिणाम वैध होने चाहिए। जो आपने उपकरण यूज किया उससे जो प्राप्त परिणाम है वो कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। वैध मतलब जो नियम के अनुकूल हो। एक समस्या के अध्ययन में वही उपकरण श्रेष्ठ रहता है जिससे संबंधित समस्या के प्रति वैध उत्तर प्राप्त हो सके। वैधता से यहाँ यह आशा है कि समस्या के प्रति ऐसे उत्तर प्राप्त हो जब समस्या में उठाए गए प्रश्नों के सही व वास्तविक उत्तर हो। इसके बाद स्टूडेंट, इसके द्वारा वस्तुपरक परिणाम प्राप्त होने चाहिए। कैसे परिणाम प्राप्त होने चाहिए? वस्तुपरक। संबंधित समस्या के अध्ययन के लिए ऐसे उपकरण का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे वस्तुपरक आंकड़ों का सरलतापूर्वक परिमाणन तथा संकेतीकरण किया जा सके। इसे मितव्ययी होना चाहिए। एक अध्ययन से संबंधित वही उपकरण अधिक उपयुक्त हो सकता है जो कि समय व धन संबंधी दृष्टिकोण से मितव्ययी रहे। इसका कारण यह है कि एक समस्या के अध्ययन के लिए धन के साधन प्रायः सीमित होते हैं और अनुसंधान के परिणामों को भी प्रायः शीघ्रता से ही जानने की आवश्यकता रहती है। निष्कर्ष देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान कार्य हेतु प्रदत्तों का संकलन मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है, प्राथमिक डाटा संकलन और द्वितीयक डाटा संकलन। प्राथमिक डाटा क्या होता है आपको पता है, हमने बता दिया, समझ लीजिए फिर से। प्राथमिक डाटा जिसे आपने बिना कहीं से चोरी किए आपने डायरेक्ट डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, ये क्या होगा? प्राथमिक डाटा होगा और कोई ने नहीं, किसी का हेल्प आपने नहीं लिया, आपने स्वयं डाटा कलेक्ट किया। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? द्वितीयक डाटा कलेक्शन क्या होता है? इसमें आपने वर्क नहीं किया, किसी ने अपने सिद्धांत को बना दिया, किसी ने अपने विचार को व्यक्त कर दिया और आपने वही लेकर के अनुसंधान कार्य किया। ये कैसा है? सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। द्वितीयक डाटा संकलन विधि, प्रदत्त संकलन उपकरण व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा हो जिससे अध्ययन में विशेष सुविधा हो, उत्तरदाताओं से मैत्रिक भावना स्थापित करने में कठिनाई न हो तथा जिसकी प्रक्रिया बहुत कठिन व असुविधाजनक न हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका प्रयोग संख्या 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।